नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा आपका स्वागत करता हूं डायडॉक हेल्थ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस के क्या कारण होते हैं, किन जांचों से इस बीमारी का पता लगाया जाता है, साथ में इसकी गंभीरता का भी पता लगाया जाता है। साथ में ट्यूबरक्लोसिस का क्या इलाज होता है, यह भी आप इस वीडियो में जानेंगे। और यह जानकारी हमें देंगे अजमेर के प्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर नीरज गुप्ता सर। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो डॉक्टर नीरज गुप्ता सर के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, सीनियर प्रोफेसर हूं डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड ट्यूबरक्लोसिस, JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। हमारा जो फील्ड है वो फेफड़े से रिलेटेड बीमारी का है। फेफड़े से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, कॉमन है, अनकॉमन है, उनका हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं। आज मैं आपको खास तौर से टीबी से संबंधित कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा, क्योंकि टीबी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फेक्शियस बीमारी है, जिसमें एक से दूसरे को इन्फेक्शन फैलने में कुछ भी समय नहीं लगता है। एक पेशेंट यदि टीबी से सफ़र करता है और यदि वो साल भर तक बिना इलाज लिए रहता है, तो वो कम से कम 15 लोगों को साल भर में, नए लोगों को इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, बीमारी पैदा कर सकता है। और टीबी एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है यदि इसका समय पर उपचार नहीं किया गया। टीबी की बीमारी जो है वो एक कीटाणु से होती है, जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी कई तरह के होते हैं। इसमें एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 5 तरह के माइकोबैक्टीरिया आते हैं। ये कीटाणु बॉडी के अंदर टीबी की बीमारी पैदा करते हैं। ये कीटाणु बॉडी में कैसे पहुंचते हैं? ये नॉर्मली खांसने से, थूकने से फैलते हैं। जो भी टीबी के रोगी हैं, यदि वो बिना मुंह पर कपड़ा रखे या बिना मास्क बांधे खांसते हैं या फिर वो इधर उधर थूकते हैं, तो वो जो थूक होता है वो ज़मीन पे गिरता है, थोड़े टाइम में वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद हवा के साथ वो जो धूल के कण हवा में उड़ते हैं, उसके साथ टीबी के कीटाणु भी आ जाते हैं और वो बॉडी के अंदर सांस के साथ अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये सांस के द्वारा ही शरीर में घुसता है। कभी कभार यदि पैरों में कहीं चोट लगी है या कहीं पे भी शरीर के किसी भी अंग में एब्रेशन है, तो वहाँ पे यदि टीबी से संक्रमित कुछ भी मटेरियल कांटेक्ट में आता है, तो वो शरीर के अंदर एंटर हो जाता है और उसी जगह पर टीबी पैदा कर सकता है। तो टीबी का जो कीटाणु होता है वो हम नॉर्मली 2 तरह के पाए जाते हैं, टिपिकल और एटिपिकल। तो अभी तक जो हम आगे बात करेंगे वो सारी टिपिकल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो ड्रग सेंसिटिव, ड्रग रेजिस्टेंट किस तरह का होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। दूसरे जो कीटाणु होते हैं वो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया कहलाते हैं, जो कि वैसे काफ़ी अनकॉमन है और हम सिर्फ पेशेंट्स की क्लिनिकल कंडीशन और उसके डाउट के आधार पे ही उसके आगे जांच के लिए बढ़ते हैं। अदरवाइज नॉर्मली हम एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया की जांच नहीं कराते हैं। ये एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया रैपिड ग्रोअर्स भी होते हैं, जो 7 दिन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, या फिर स्लो ग्रोअर्स भी होते हैं। टीबी के जो लक्षण हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आपके शरीर के कौन से अंग में इसका इन्फेक्शन फैला है। मोस्ट कॉमनली टीबी जो है फेफड़े के अंदर होती है। फेफड़े के टीबी के जो लक्षण होते हैं वो मेनली खांसी, हल्का बुखार, बॉडी में पेन, रात में पसीना आना, भूख कम लगना, वजन कम होना, कफ आना, कफ के अंदर खून आना, इस तरह के लक्षण होते हैं। जब ये बीमारी एडवांस हो जाती है तो इस सांस लेने में भी दिक्कत पैदा होती है। ये कॉमन लक्षण फेफड़े की टीबी के होते हैं। लेकिन फेफड़े के बाहर जो टीबी होती है उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसे पहचानने में कई बार दिक्कत आती है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस शरीर के किसी भी अंग के अंदर हो सकती है। जो कॉमन साइट्स हैं वो लिम्फ नोड्स होती है, जो गले के अंदर गांठें हो जाती है, लिम्फ नोड ट्यूबरक्लोसिस कहलाती है। पसलियों में पानी भर जाता है, जिसे हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। शरीर के और अंगों में भी पानी भर सकता है, जैसे हार्ट के चारों तरफ पानी भरता है, जिसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। पेट में पानी भरता है, उसे असाइटिस कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी सीरस मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं, उसमें इन्फेक्शन टीबी का हो सकता है। वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी की डेफिनेशन के अंदर आता है। इसके अलावा बॉडी के दूसरे अंग कॉमनली, जैसे हड्डियों के अंदर भी टीबी हो सकती है। खास तौर से रीढ़ की हड्डी, कूल्हे के जॉइंट्स,
घुटने के जॉइंट्स, इसके अंदर भी टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरे ऑर्गन्स जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी की रेंज में आते हैं, कॉमन हैं, जैसे पेट के अंदर टीबी हो सकती है, आंतों के अंदर टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है, किडनीज के अंदर हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, ओवरीज के अंदर हो सकता है। ये सब एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहलाती है। इनके लक्षण पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं और हम हर बार इन्फेक्शन देखने के बाद या जांचें देखने के बाद ये नहीं कह सकते कि ये टीबी है या कोई और इन्फेक्शन। तो इसको डायग्नोसिस करना भी एक चैलेंज होता है फिजिशियंस के लिए। आज मैं मेनली आपसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करना चाहूँगा। एग्जाम्पल जो हम कॉमन बीमारियां हैं उसके बारे में बात करते हैं, जैसे प्लूरल इफ्यूजन। फेफड़े के जो झिल्लियाँ होती हैं, पसलियाँ होती हैं, उसमें पानी भर जाता है। प्लूरल इफ्यूजन एक्सुडेट और ट्रांसुडेट दो तरह का होता है। कॉमनली टीबी के कारण होता है। हम ये मान के चलते हैं कि यदि पानी भरा है तो टीबी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक संभावना हो सकती है उस रोगी के अंदर, लेकिन इसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। रूटीन में हम पानी को एस्पिरेट करते हैं, पसलियों से बाहर निकालते हैं, उसकी जांच कराते हैं। एक तो नॉर्मल बायोकेमिकल जांच होती है जिसके आधार पर हम टीबी को डायग्नोस कर सकते हैं। यदि बायोकेमिकल जांच इनकंक्लूसिव होती है तो हम साइटोलॉजी भी कर सकते हैं फ्लूइड की, कि इसके अंदर किस तरह की सेल्स आ रही हैं, वो सेल्स कोई कैंसर की सेल्स तो नहीं है या कोई निमोनिया की सेल्स तो नहीं है, वो हम डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा आजकल एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आ गई हैं जिसे हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कहते हैं, कॉमन भाषा में जीन एक्सपर्ट भी कहते हैं या पीसीआर भी कहते हैं। तो पानी की या कोई भी टिश्यू की हम इस पीसीआर से या न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट से जांच करवा सकते हैं, जिसमें टीबी के कीटाणु कम से कम संख्या में भी होते हैं तो भी हम उसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, डायग्नोसिस कर पाते हैं। यदि ये टेस्ट भी नेगेटिव आते हैं तो फिर हम इन्वेजिव टेस्ट की ओर जाते हैं जिसे हम बायोप्सी कहते हैं। जैसे पसलियों में पानी भर गया, उसे हम उन झिल्लियों में से हम टिश्यू सैंपल लेकर उसकी टीबी के लिए जांच करवा सकते हैं। पहले हम क्लोज बायोप्सी लेते थे, ब्लाइंड बायोप्सी हुआ करती थी। अब हमारे पास थोरैकोस्कोपी की सुविधा है। थोरैकोस्कोपी मीन्स पसलियों में एक छोटा सा चीरा लगा के, जिसमें एक या दो टाँके आते हैं, हम एक एंडोस्कोप होता है इंस्ट्रूमेंट जिसे हम पसलियों में इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे हम पानी भी निकाल सकते हैं, पूरे फेफड़े की झिल्लियों का अवलोकन करते हैं, अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करते हैं, और जो हमें लगता है कि ये डिसीज साइट है, कि ये बीमारी वाला हिस्सा है, वहाँ से हम डायरेक्ट विजन के अंदर सैंपल लेके और उसकी टीबी के लिए जांच कराते हैं। इसी तरह से दूसरे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की, जैसे मैंने आपको साइट्स बताई, लिम्फ नोड हैं या बोनी ट्यूबरकुलोसिस है, यहाँ से भी हम निडल द्वारा एस्पिरेट करके सैंपल लेके और इस तरह की एडवांस जांचें करवा सकते हैं। इन जांचों के हमारे दो एडवांटेज हैं। एक तो यह है कि उसके अंदर यदि टीबी के कीटाणु कम से कम संख्या में भी मौजूद हैं तो भी हम डायग्नोसिस टीबी का कर सकते हैं। ये जांचें उनको डिटेक्ट कर लेती है। दूसरा एडवांटेज इसका सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। ये जांचें सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि जो कीटाणु टीबी के उसके अंदर मौजूद हैं वो उनके ऊपर कौन सी दवाइयाँ काम करेगी, ये भी ये जांचें बता देती है। जो टीबी की कॉमन दवाइयाँ हैं, आइसोनियाज़ाइड और रिफैम्पिसिन, से हम टेस्ट कर पाते हैं कि ये जो बैक्टीरिया हैं इससे सेंसिटिव हैं या रेजिस्टेंट है। यदि सेंसिटिव है तो जो रूटीन टीबी की दवाइयाँ हैं जो गवर्नमेंट नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंदर उपलब्ध करवाती है, वो दवाइयाँ चलती है। और यदि किसी भी दवाई से हमें इसमें रेजिस्टेंस पाया जाता है तो उस रेजिस्टेंस के लिए डीएसटी गाइडेड ट्रीटमेंट होता है। मतलब यदि किसी पर्टिकुलर सपोज आइसोनियाज़ाइड से रेजिस्टेंस है तो उसके लिए अलग रेजीम है, रिफैम्पिसिन से रेजिस्टेंस है तो उसके लिए अलग रेजीम है, इन दोनों से यदि रेजिस्टेंस है आइसोनियाज़ाइड और रिफैम्पिसिन तो उससे अलग रेजीम है। इस तरह के रेजिस्टेंट केस यदि पाए जाते हैं तो फिर हम फर्दर और जांच करते हैं। आगे सेकेंड लाइन ड्रग्स भी होती हैं टीबी की, उसके लिए भी हम रेजिस्टेंस की जांच करते हैं कि कहीं ये उन दवाइयों से भी रेजिस्टेंट तो नहीं। मेरी वार्ता का मुख्य लक्ष्य यही है कि यदि आपको कहीं भी टीबी डायग्नोस की जाती है किसी भी फिजिशियन के द्वारा किसी भी लेवल पर, तो आप आगे के टेस्ट के लिए पूछ सकते हैं कि मेरी टीबी किस तरह की है, रेजिस्टेंट टाइप की तो नहीं है कहीं। यदि रेजिस्टेंट टाइप की टीबी है तो उसकी मेरी जांच करवाइए, यदि सस्पिशन भी है तो, और यदि जांच में रेजिस्टेंस आता है तो उसके लिए काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट उपलब्ध है। रेजिस्टेंट टीबी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो ड्रग्स और रेजिम्स उपलब्ध हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से सारी दवाइयाँ मुफ्त प्रदान की जाती है, और इन दवाइयों को नियमित रूप से लें
इन दवाइयों का जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है ये भी अलग अलग तरह की टीबी में अलग अलग होता है। ज़्यादातर टीबी के जो इन्फेक्शन हैं, बीमारियां हैं, 6 महीने के अंदर ठीक हो जाती है और हम ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हमें 9 महीने 12 महीने भी ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होती है, जो हम MDR टीबी, प्री XDR टीबी या XDR टीबी कहते हैं। इसमें ट्रीटमेंट हमें अमूमन 24 महीने तक भी देना पड़ता है। और इसके अंदर भी एडवांस दवाइयाँ जो उपलब्ध हैं, लाइक बेडाक्विलिन और डेलानेमिट, इन दवाइयों के इंट्रोडक्शन के बाद जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस की सक्सेस रेट किसी ज़माने में 50% हुआ करती थी, अब 80% की रेंज में आ गई। यह सब जानना आपको इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि WHO का जो टारगेट है कि इस विश्व को सन 2030 तक टीबी मुक्त बनाना है, लेकिन इससे भी पहले भारत सरकार का टारगेट जो है कि हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे। तो टीबी मुक्त बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आम जनता टीबी के लक्षणों को जाने। यदि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे लक्षण टीबी से मिलते जुलते हैं तो वो हॉस्पिटल में जाकर उसकी जांच कराएं। जांच के बाद आगे सेंसिटिविटी टेस्ट कराएं और सेंसिटिविटी टेस्ट के आधार पर अपना पक्का इलाज कराएं, जिससे कि वो खुद भी ठीक हो सकें और कम्युनिटी में और परिवार में दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैला सकें। टीबी मुक्त बनाने के लिए एक और पहल जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, सिर्फ मरीजों का ही इलाज ज़रूरी नहीं है। एक लेटेंट टीबी होती है, जो लोग एक्टिव टीबी के मरीज के कांटेक्ट में आते हैं, परिवार के जन हैं या कम्युनिटी वाले हैं या वर्क प्लेस पे जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, इन लोगों का भी टीबी का इन्फेक्शन डिटेक्ट करना और इलाज करना उतना ही आवश्यक है। तो अभी जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो भारत में चल रहा है, इसमें लेटेंट टीबी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट पे भी जोर दिया जा रहा है और संभवतः 1 जनवरी 2022 से इसका ट्रीटमेंट भी एक्टिवली स्टार्ट किया जाएगा। तो जो लोग टीबी के रोगियों के कांटेक्ट में आते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जो 2 टेस्ट होते हैं उनको डायग्नोसिस के लिए। उनमें से एक टेस्ट तो मॉन्टुक्स टेस्ट होता है और एक इग्रा कहलाता है, जो गामा इंटरफेरॉन ब्लड के अंदर उसको डिटेक्ट करता है। ये दोनों टेस्ट लेटेंट टीबी को बता सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल के अंदर लेटेंट टीबी है। लेटेंट टीबी को डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेटेंट टीबी का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर टीबी के कीटाणु मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अभी बीमारी पैदा नहीं की है। लेकिन क्योंकि ये कीटाणु बरसों तक शरीर में मौजूद रहते हैं और इन कीटाणुओं को कभी भी बॉडी में डेवलप होने की या मल्टीप्लाई होने की अच्छी तरह से वहाँ पे माहौल मिलता है तो वो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि किसी को डायबिटीज़ हो जाती है या कोई हार्ट की बीमारी हो जाती है या कुछ इस तरह की ड्रग्स लेता है जिससे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या कैंसर डेवलप हो जाता है, तो ये जो लेटेंट टीबी के कीटाणु हैं ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं और बीमारी को पैदा करते हैं। इसलिए टीबी को कंट्रोल करने के लिए जहां एक्टिव टीबी के इलाज की ज़रूरत है, साथ साथ लेटेंट टीबी का भी इलाज उतना ही अत्यंत आवश्यक है। तो यदि आप किसी रोगी के कांटेक्ट में आए हैं या घर परिवार में किसी को टीबी है, तो आप भी अपना लेटेंट टीबी के लिए ज़रूर जांच करवाइए। और यदि ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके लिए बहुत सिंपल सा इलाज होता है, 1 या 2 दवाइयाँ लेनी होती हैं, वो लेकर आप टीबी के कीटाणुओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो हर तरह से आप अपने लक्षणों को जानें, अपनी जांच करवाएं और अपना अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कराएं, ये अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर नीरज गुप्ता सर, जिन्होंने हमें टीबी के कारणों के बारे में, इसकी जांचों के बारे में और टीबी के इलाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से कंसल्ट करने के लिए, परामर्श लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com को विजिट कर सकते हैं। बाकी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।